नमस्कार। सुमित्रा, आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई सारे पेरेंट्स क्लिनिक में आते हैं इस टॉपिक को लेकर, इस वाली प्रॉब्लम को लेके। तो अगर आपका आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता क्या है कि जब बच्चा कई बार रोना शुरू करता है और रोते रोते सांस रोक लेता है, उसकी वजह से बच्चा नीला पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। तो इसमें ये दो तरह का होता है, या तो बच्चा नीला पड़ जाएगा, वो 85% से 85 से 90% बच्चों में इसी तरह का पाया जाता है कि बच्चा रोते रोते सांस रोक लिया और नीला पड़ गया। दूसरा होता है बच्चा 15 से 10% केसेस में नीला पड़ जाता है। इन केसेस में ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के बाद में बच्चा कई बार बेहोश भी हो जाता है और बच्चे के हाथ पैर भी अकड़ जाते हैं। तो घबराइए नहीं, ये कॉमन कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। बट कई बार होता है कि ये जो कंडीशन होती है दौरे जो पड़ते हैं वैसे कंडीशन से भी इसमें सिमिलरिटी होती है। तो मैं आपको वो डिफरेंस भी बताऊंगी कि दौरा कब होता है और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कब होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के। तो ऐसे तो कोई डेफिनेटिव कारण अभी तक पाया नहीं गया है, बट जो मोस्टली कारण होते हैं वो होता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे हमारे इंडिया में यूजुअली जो डाइट होती है वो आयरन डेफिशिएंसी डाइट होती है और मोस्टली लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में आयरन कम होता है। तो इसी की वजह से हमारे बच्चों में कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी पाया जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने पेरेंट जो क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं उनको एडवाइस करती हूँ कि 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक हम आयरन सप्लीमेंटेशन हर बच्चे को देना चाहिए, ठीक है, जिससे उसमें आयरन डेफिशिएंसी ना हो। तो मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। सेकंड कॉज क्या होता है, कई बार बच्चा डर जाता है या फिर गिर गिर पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी वो पेनफुल स्टिमुलस की वजह से भी बहुत ज्यादा रोता है और रोते रोते सांस रोक लेता है। ठीक है, ये इसका सेकंड कारण हो गया। कुछ बच्चों में ये जेनेटिक की प्रॉब्लम की वजह से होता है, फैमिलियल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। तो उसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती थी और अब बच्चे में भी ये प्रॉब्लम है। फोर्थ है कि कुछ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे रेट सिंड्रोम हो गया, अगर आप गूगल करोगे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम काफी कॉमन पाई जाती है। अब जो सारे बच्चों में जैसे ही ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होते हैं, पेरेंट्स बहुत ही घबरा जाते हैं और वो भागे भागे इमरजेंसी में आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को दौरा पड़ गया। बट जैसे ही हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो हमें पता चल जाता है कि ये दौरा नहीं है, ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है। अब आपको मैं बताती हूँ कि दौरे में और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है उसमें हमेशा ट्रिगर होगा या फिर बच्चा जिद्दी होगा, इमोशनल ट्रिगर होगा। जैसे आपने बच्चे को कुछ दिया नहीं, उसने मांगा और आपने दिया नहीं और उसने रोना शुरू कर दिया। बच्चा गिर गया, पेन स्टिमुलस हो गया, मतलब पेन उसको होने लग गया, उसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा क्राई किया और उसकी वजह से ब्रेथ होल्डिंग स्पेल पड़ गया। बट जो दौरा होता है उसमें यूजुअली कोई भी स्टिमुलस नहीं होता है कि हम पेन देने से दौरा पड़ गया या फिर बच्चे की जिद करने से दौरा पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। सेकंड चीज होगी कि जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है वो कभी भी स्लीप में नहीं होता है, मतलब स्लीप कंडीशन में कभी नहीं होता है। जो दौरा होता है वो मोस्टली स्लीप कंडीशन में होता है, अवेक स्टेट में होता है, बट स्लीप कंडीशन में भी हो सकता है। जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है उसके बाद कभी भी कोई कंफ्यूजनल स्टेज नहीं होगी, मतलब बच्चा सुस्त नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। बट जो दौरा पड़ता है उसके बाद बच्चे कई बार जब अगर लंबा दौरा पड़ता है तो बेहोश के बेहोश ही रह जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर दवाई देगा तब जाके उनको होश आएगा, या फिर बच्चे में अगर होश भी आ गए तो भी वो कंफ्यूज होगा, मतलब उसमें कंफ्यूजन जैसी स्टेज होगी, वो पहचान नहीं पाएगा पेरेंट्स को। और डिफरेंस है कि अगर डॉक्टर जैसे दौरा पड़ता है, दौरे में दिमाग की जांच कराएंगे, तारों वाली जांच जिसको ईजी बोलते हैं वो करवाएंगे, तो जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल वाले बच्चे होते हैं उनमें ये नॉर्मल आता है, ईजी भी नॉर्मल आता है, या फिर सीटी स्कैन एमआरआई ब्रेन करवाते हैं वो भी नॉर्मल आता है। जो दौरे वाले बच्चे होंगे उसमें ईजी एबनॉर्मल आएगा, और सीटी ब्रेन में भी अगर उसका कारण जो दौरे का कारण है वो आपको पता चल जाएगा।
तो ये जो डिफरेंस है वो अगर पेरेंट्स को पता हो तो वो आराम से पता कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होके कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है, दौरा नहीं है, तो उनकी ये टेंशन दूर हो जाएगी। अगर आपके बच्चे में ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल वाली प्रॉब्लम है तो तुरंत आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, क्योंकि इसके जो इलाज है, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंटेशन देने से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आइए ट्रीटमेंट में। आप जब बच्चा आता है तो आयरन डेफिशिएंसी अगर बच्चे में है तो आयरन सप्लीमेंटेशन देना होता है, क्योंकि उस बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब अनीमिया आप घर पे कैसे पहचान सकते हो कि अनीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब जो अनीमिया जिन बच्चों में होगा वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा इरिटेबल रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, बच्चा सफेद सफेद सा आपको दिखने लग जाएगा। और आप अपनी हथेली से अगर बच्चे की हथेली कंपेयर करेंगे तो बच्चे की हथेली काफी ऐसी सफेद सी दिखाई देगी, अगर आप बच्चे में एनीमिया और आप में एनीमिया नहीं है। बाकी बच्चे सुस्त होंगे बिल्कुल, कुछ खाने में उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, खेलने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बच्चे में अनीमिया पहचान सकते हैं। अब अगर आयरन डेफिशिएंसी में अनीमिया है तो हम आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे और वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए देते हैं। ठीक है, अब किसी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बच्चे में होगा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। तो आप क्या कर सकते हो, जो स्टिमुलस है, यूजुअली बच्चे जिनमें, जो बच्चे जिद्दी होते हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। तो जो स्टिमुलस है, जैसे बच्चे ने रोना, आपने कुछ दिया नहीं और बच्चे ने रोना शुरू किया, तो जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, ताकि वो उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, रोना ही बंद कर दे। अब जो ट्रिगर्स होते हैं, जैसे किसी बच्चे को पेन होने की वजह से होता है, तो वो ट्रिगर आप अवॉइड करिए। ठीक है, अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको कीड़े मारने की दवाई भी 6-6 महीने में आप देते रहिए। फोर्थ चीज है कि अगर बच्चे को मान लो स्पेल हो गया है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उसको किसी फ्लैट सरफेस पे एक बगल वाली पोजीशन में लेटा दीजिए और मुंह में कुछ नहीं देना है, अंदर कुछ नहीं देना है, क्योंकि अगर अंदर आपने दिया है तो चोकिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे को लिटा दीजिए और कुछ पानी की बूंदे उसके मुंह पे छिड़क दीजिए, ताकि यूजुअली 1 मिनट में रिजॉल्व हो जाता है, अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, या फिर आप पानी की बूंदे छिड़का दोगे तो उससे बच्चा होश में रोना बंद कर देगा और उसकी वजह से उसके बाद सांस लेना शुरू कर देगा और बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद में भी अगर नहीं होता है, 2-3 मिनट तक कंटिन्यूअस रहता है, तो आप तुरंत अपने पास के हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाइए और वहां पे डॉक्टर बच्चे को इवेल्युएट करेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे पूरा डिटेल में और बच्चे की जांचें करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल से रिलेटेड क्वेरी है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगी। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, नमस्ते।